हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 8। तो देखो, चैप्टर नंबर 8 जो है वो अपने 4 मार्क्स का है और इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपका एमसीक्यू बनेगा और एक जो है आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो आपके इस चैप्टर में से आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। सेकेंड है द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज टू डायग्नोसिस द टाइफाइड, कौन सा है, विडाल टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस डिजीज। तो देखो, कैंसर जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है इन्फेक्शियस होता है, एलर्जी जो होती है वो कैसी होती है, ये नॉन इन्फेक्शियस होगी, और स्मॉल पॉक्स जो होता है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है। तो सेकंड और फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस फॉर्म और स्टेज कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम की। तो इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजॉइट होती है। नेक्स्ट है सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग द मलेरिया, कौन सा होता है, हीमोजॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, कौन से मॉस्किटो से होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट है इन विच डिजीज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लिम्फेटिक वेसल डिजीज। बेसिकली ये एलिफेंटाइटिस होती है, और जो किसकी वजह से होती है, एलिफेंटाइटिस जो होता है वो फिलेरिस वॉर्म जो होता है, जो कि एक तरह का अपना क्या है, हेलमंथीज वॉर्म है, उसकी वजह से होता है, और उसका वेक्टर क्या होता है, मॉस्किटो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी, कौन सी होती है, आईजीई। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एलर्जी हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर रिलीज फ्रॉम, कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। कैंसर कॉजिंग जीन जो होती है उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कौन सी होती है, आईजीए। नेक्स्ट है इन मेलिग्नेटेड ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर। इस स्टेज को या इस चीज को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और कैंसर की सबसे फियरसम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यही होती है। एड्स इज कोज्ड बाय एचआईवी, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, हाँ इससे फैलता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, हाँ इससे भी फैलता है। शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इससे नहीं फैलता, और अपने आंसर कौन सा होगा, ये ही आंसर होगा इसका। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलता ही है। नेक्स्ट है स्मैक, स्मैक जो होती है हेरोइन को कहते हैं। वो ड्रग किससे ऑब्टेन की जाती है, तो पहले क्या करते हैं, लेटेक्स निकालते हैं पेपेवर सोमिनिफेरम का, और फिर इसका एसिटाइलेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम द इन्फेक्शन, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होता है, एक जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, और ये केमिकल सराउंडिंग सेल को क्या करता है, इस वायरल इन्फेक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जिससे ये सेल इस वायरस के रेप्लिकेशन या फिर उसके लिए जो भी उसका पैथोजेनिक साइकिल है उसे रोकने के लिए ट्राई करती है। तो इंटरफेरॉन वो चीज़ होती है जो एक सेल सिक्रेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल, मतलब ये जनरली फेल हो जाते हैं, जिसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। नेक्स्ट है टोबैको कंजप्शन इज नॉन एज स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन द कंपोनेंट कॉजिंग इट। तो तंबाकू में कौन सा होता है, निकोटाइन। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन, वो बेसिकली है क्या, तो एक तरह की क्या है, एंटीबॉडी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, तो स्प्लीन लिम्फॉइड टिश्यू होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पेनक्रियाज नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस इन द साइज व्हेन एजिंग, तो कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस। ठीक है। नेक्स्ट है हीमोजाइन जो है वो क्या है, तो प्रीकर्सर है क्या हीमोग्लोबिन का, नहीं। द टॉक्सिन रिलीज टू स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, नहीं। द टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, हाँ ये है। ठीक है। माल्ट जो होता है वो टोटल लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट हिस्सा बनाता है, तो कितना बनाता है, 50%। नेक्स्ट है HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले वो किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल को। नेक्स्ट है ड्रग कॉल्ड हेरोइन
वो किससे सिंथेसाइज होता है, तो वो होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मेक, स्मेक किससे मिलता है, तो स्मेक किससे बनता है, लेटेक्स से। नेक्स्ट है सीरोसिस ऑफ लीवर या लीवर सीरोसिस, वो किसकी वजह से होता है, तो वो अल्कोहल के क्रॉनिक इंटेक की वजह से होता है। राइट द नेम ऑफ वेक्टर डेंगू और चिकनगुनिया, कौन सा होता है उसमें, एडिस मॉस्किटो। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये किस डिजीज के लिए सही है, तो ये किस के लिए सही होता है, एड्स के लिए। अब देखो कुछ बुक में एक दो पॉइंट है जो इधर उधर दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि क्या बनाएंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी के साथ पूछ सकते हैं। एक तो टाइफाइड मैरी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। मैरी मेलोन जो होती है एक कुक थी जो बाय प्रोफेशन थी, और उसने काफ़ी समय तक क्या किया था, मतलब स्प्रेड किया था क्या, टाइफाइड डिजीज। एक है द यूज ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कंप्लीटली इरेडिकेट किया किसको, स्मॉल पॉक्स को, और पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस, इन डिजीज को भी क्या किया, कंट्रोल किया। और एक नाको की फुल फॉर्म याद रखनी है क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अपन करते हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें। तो सबसे पहले है व्हाट इज द हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजन को डिफाइन करना है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, तो हेल्थ क्या होती है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसे क्या कहते हैं, हेल्थ। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। अब व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड, उसके साथ कुछ साइन और सिम्टम्स भी हो, उसे अपन डिजीज कहेंगे। और डिजीज जिसकी वजह से होगी उसे पैथोजन कहेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजुआ, हेलमिंथस। 2 तरह की डिजीज होती है, एक जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, और एक जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल है कोल्ड, चिकन पॉक्स, एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस के कोई आप में डीजनरेटिव डिजीज हो, या कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो, जैसे विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए, बी की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर कैंसर, वो इस केस में आता है। नेक्स्ट देखो, अपने बहुत सारी डिजीज है जिनके लिए आपको किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको एक तो ये याद रखना वो डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन सी है, उसके पैथोजन का नाम याद रखना, उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन का नाम याद रखना, और उसके सिम्टम्स याद रखने। तो सबसे पहले है टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी इसका पैथोजन है। वाटर और कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू ये फैलती है। सस्टेंड हाई फीवर रहता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और सीवियर केस में इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशन होता है, और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो पर्सन जो स्नीज कफ कुछ करेगा तो उसके थ्रू हेल्दी पर्सन में जा सकती है, या उसके अपन पेशेंट के जो थिंग्स होती है उनको इस्तेमाल करें तो उससे भी हो सकती है। इसमें जो होता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो है अफेक्टेड होती है, उनमें फ्लूइड भर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है रेस्पिरेशन में। फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक वगैरह रहते हैं। सीवियर केस में लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो ग्रे टू ब्लू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, एक ये वायरल डिजीज है, राइनो वायरस की वजह से होती है, और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। और क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी पाथ पे होती है तो इतनी जानलेवा नहीं होती है, इतनी लेथल नहीं होती, लंग्स तक ये कभी नहीं पहुंचती। इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा नेजल कंजेशन हो सकता है, सॉर थ्रोट हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक, टायर्डनेस, और सिम्टम्स जो होते हैं 3 से 7 दिन बाद अपने आप सही हो जाते हैं। अगर आपको 2 वायरल डिजीज के नाम पूछे तो एक तो आप कॉमन कोल्ड लिख सकते हो, और एक कौन सा लिख सकते हो, HIV वायरस से होने वाली डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, एड्स जो होती है वो इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजुअन डिजीज है, और ये किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से, जिसकी 3 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेराई और फेल्सीपेरम। जो फेल्सीपेरम है वो सबसे ज़्यादा लेथल जो है पैथोजन है मलेरिया का। फीमेल एनोफ्लिस से ये फैलती है। चिल्स और हाई फीवर आते हैं जो हर 3 से 4 दिन बाद 3 से 4 घंटे बाद जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमीबाइसिस या अमीबिक डिजेंट्री, ये एक प्रोटोजुआ डिजीज है। तो प्रोटोजुआ से एक तो मलेरिया हो गई, एक अमीबाइसिस हो गई। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका से फैलती है। हाउसफ्लाई इसका मैकेनिकल वेरियर है। कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर या फिकल मटेरियल से ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रेम्स आना, स्टूल में ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा होना, ब्लड क्लॉट बनना स्टूल के साथ।
नेक्स्ट है एस्केरियसिस और एलिफेंटाइटिस, ये दोनों हेलमिंथीज डिजीज है। एस्केरियसिस एस्केरिस से होती है जो कि इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, और एलिफेंटाइसिस वुचेरेरिया से होता है, जिसकी दो स्पीसीज अपन को याद रखनी है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया मलाई। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एस्केरियसिस में क्या होता है, एग जो होते हैं पैरासाइट के वो फिकल मटेरियल के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर वो सॉइल वाटर इनको अफेक्ट कर देते हैं और उसके थ्रू हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन की डिजीज है तो इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगती है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब होगा। एलिफेंटाइटिस जो होती है क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है उससे फैलती है। तो मॉस्किटो से कितनी डिजीज हो गई, 3। एनाफ्लिस से फैलता है मलेरिया, एडिस से फैलता है चिकनगुनिया और डेंगू, और क्यूलेक्स से फैलता है कौन सा, एलिफेंटाइटिस। ये स्लोली डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, जिस ऑर्गन में ये अफेक्ट करेगी उसकी लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करती है। अब जनरली ये जो होती है लोअर लिम्स में होती है और उसमें अपने पैर जो होते हैं वो हाथी के जैसे बड़े हो जाते हैं और जेनिटल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को क्या कहते हैं, फंगल डिजीज भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये सब इसके पैथोजन है। डिजीज कहाँ से फैलती है, सॉइल से आ सकती है हेल्दी पर्सन में, हीट और मॉइस्चर से ये और ज़्यादा फैलती है, और जनरली उन जगह पर ज़्यादा होती है जहाँ स्किन फोल्ड होते हैं, जैसे ग्रोइन, आर्मपिट, टो, इनके बीच में। अपीयरेंस क्या होती है, ड्राई और स्केली लेसन्स बनते हैं वेरियस पार्ट में, और उनमें जो होता है इंटेंस इचिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, राइट द मेथड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आते हैं, तो देखो पहले तो अपन एक पॉइंट करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन जो होता है ऑलमोस्ट सारी इन्फेक्शियस डिजीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है कि बॉडी को क्लीन करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान रखना है, मतलब जो वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए। फूड जो है जो अपन इंटेक करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये सब। मेजर ऑफ पब्लिक हाइजीन में क्या आता है कि जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट और एक्सक्रिएटिया का, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, डिसइंफेक्शन होना चाहिए वाटर रिजर्वोयर का, और जो होता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो पॉइंट है फर्स्ट 3 मेजर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट उन सारी बीमारियों के लिए काम करते हैं जो फूड और वाटर के थ्रू फैलती है, जैसे कि टाइफॉइड, अमीबाइसिस, एस्केरियसिस। लेकिन कुछ डिजीज के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे एयरबॉर्न डिजीज जो होती है जैसे न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, इसमें जो है 3 मेजर तो है ही है, उसके साथ अपन को उस पर्सन के से कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जो पर्सन क्या होता है बीमारी से है, क्योंकि उसके पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है उसके हाथ पे, या उस पे जो होता है पैथोजन वगैरह हो सकते हैं, उसकी जो यूज थिंग्स होती है उस पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट और मॉस्किटो, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, उस केस के लिए अपन को इन मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस को क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और मॉस्किटो को ग्रो करने से रोकना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपने आसपास पानी को नहीं भरने देना है, जो हाउस होल्ड के कूलर है उन्हें रेगुलर क्लीन करना है, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है, आसपास कोई वाटर रिजर्वर है तो उसमें गेम्बूस या फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मॉस्किटो के लार्वा पर कंज्यूम करती है, या आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो इंसेक्टिसाइड होती है उसको स्प्रे कर सकते हैं, डोर और विंडो जो होती है उसके ऊपर वायर मैस लगा देनी है ताकि मॉस्किटो की एंट्री ना हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। अब मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक ह्यूमन में और एक मॉस्किटो में। पहले क्या होगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट स्टेज के थ्रू क्या करता है, एंटर करता है, किसके थ्रू करेगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने पर। फिर ये जो पैरासाइट है ये पहले लीवर में फिर आरबीसी पर अटैक करेगा, फिर आरबीसी को रप्चर करके हीमोजॉइन रिलीज करता है जो कि क्या करता है, चिल्स और हाई फीवर कॉज करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो है जब फीमेल मॉस्किटो जो है वापस इन्फेक्टेड पर्सन को कंज्यूम, मतलब उसका ब्लड कंज्यूम करेगी तो ये वापस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट होगा, फिर पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट में स्पोरोजॉइट स्टेज बनाता है जो कि सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर रहती है। अब अगर ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को खाए तो ये स्पोरोजॉइट वापस चले जाएंगे और फिर वही साइकिल चलेगा। अब देखो इसका ये डायग्राम है, ये मॉस्किटो की जो सेलेवरी ग्लैंड है उससे स्पोरोजॉइट आ रहे हैं
और फिर ये स्पोरोजोइट जब मॉस्किटो कट करता है तो अपने अंदर चले जाते हैं, फिर यहाँ से पहले लीवर में जाएंगे और लीवर के बाद ये किस में जाते हैं, पहले तो ये लीवर की सेल में एक साइकिल चलाएंगे, फिर ये आरबीसी में साइकिल चलाएंगे, फिर मेल और फीमेल गैमिटोफाइट गैमिट बनाएंगे, फिर जब मॉस्किटो ये ब्लड सक करेंगे तो ये उसके अंदर चले जाएगा, फिर मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसके थ्रू फिर क्या करेंगे, बहुत सारे स्टेप के बाद स्पोरोजॉइट बनेंगे जो सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी क्या होती है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनेंट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। इम्यूनिटी क्या होती है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की वजह से एक पर्सन की जो बॉडी होती है वो अपने आप को डिजीज से बचाती है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेंट और एक एक्वायर्ड। इनेंट जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ के टाइम पे होती है, बर्थ के बाद एक्वायर की जाती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक होती है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, इसमें मेमोरी होती है। ये अपने एंटीबॉडी का डायग्राम है जिसमें दो शॉर्ट चेन है, दो ही लॉन्ग चेन है। शॉर्ट चेन जो होती है उसे लाइट चेन कहते हैं, लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं, हैवी चेन कहते हैं। क्योंकि दो हैवी चेन है और दो ही लाइट चेन है इसलिए एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, H2L2। इसमें से जो ऊपर वाला सेक्शन जो देख पा रहे हैं ये है वेरिएबल रीजन। कौन सा रीजन है, वेरिएबल रीजन। और जो नीचे वाला जो ये सेक्शन देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें ये वाला, ये कौन सा रीजन है, कांस्टेंट रीजन। कौन सा है, कांस्टेंट। इस एंड को N एंड कहेंगे, इसको C एंड कहेंगे, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक तरफ NH2 होता है और एक तरफ क्या होता है, COH। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जो होते हैं सारे स्ट्रक्चर जुड़े हुए रहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन से वाले रीजन में होती है, दो जो चेन होती है उनकी वेरिएबल रीजन के बीच में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इनेंट इम्यूनिटी, एक्सप्लेन 4 बैरियर ऑफ इनेंट इम्यूनिटी। तो इनेंट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो बर्थ के समय होता है और इसमें बहुत सारे बैरियर होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकस इसमें आते हैं। स्किन जो होती है वो प्रिवेंट करती है पैथोजन की एंट्री को, जबकि म्यूकस जो होती है वो भी प्रिवेंट तो करती है लेकिन वो पैथोजन को अपने ऊपर चिपका लेती है। कहाँ पर होते हैं, जो भी म्यूकस कोटेड एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक में होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ की वजह से ऐसा होगा, जैसे एसिड स्टमक में हो गया, माउथ में सलाइवा है, आई में टीयर्स है, और इन सब में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। सेलुलर बैरियर सेल्स की वजह से होती है, इसमें एक है PMNL जिसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, मोनोसाइट है, नेचुरल किलर सेल्स है और टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है इन द बॉडी एंड मैक्रोफेज इन द टिश्यू फॉर्म सेलुलर बैरियर। They show phagocytosis and destroy microbes. Cytokinin barrier. Virus infected cells secrete protein called interferons which protect non-infected cell from the further viral infection. नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होते हैं। एंटीबॉडी को H2L2 से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटीबॉडी के टाइप बताने और ह्यूमोरल और CMI के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो जब कोई पैथोजन फर्स्ट बार एनकाउंटर करता है तो अपनी बॉडी उसके टुवर्ड्स में जो भी रेस्पॉन्स देती है उसे प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं। ये लो इंटेंसिटी का होता है और स्लो रेस्पॉन्स होता है। उसके बाद जब भी इन्फेक्शन होगा सेम पैथोजन से तो जो होगा बहुत जल्दी रेस्पॉन्स दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से रेस्पॉन्स दिया जाएगा, जिसे सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं। और ये बताता है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स की क्या होती है, कुछ मेमोरी रखती है अपनी बॉडी। एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होती है जिसमें 2 लॉन्गर हैवी चेन होती है, 2 शॉर्ट लाइट चेन होती है, इसी वजह से उसे H2L2 कहते हैं। 5 तरह की एंटीबॉडी होती है, IgG, IgA, IgM, IgED। ठीक है, इसे गेम्ड से याद रख सकते हैं। IG होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, बोले तो एंटीबॉडी, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या फ़र्क होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो T लिम्फोसाइट की वजह से होती है, B लिम्फोसाइट की वजह से होती है। CMI में कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, ह्यूमरल में एंटीबॉडी बनती है। C लिम्फोसाइट जो होती है ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल के टूवर्ड्स में भी काम करती है, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन जो है उसके बेसिस पर, और उसी की वजह से जो होता है ट्रांसप्लांटेशन कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है। आपको पूछे ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट किसकी वजह से होता है, तो CMI इम्यूनिटी की वजह से। डोंट रिएक्ट विथ ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का कारण पूछे तो एक तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ और नॉन सेल्फ, और इस प्रॉब्लम में गड़बड़ी कौन लेकर आ सकता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो प्रॉब्लम दे सकता है, गड़बड़ इस
इस प्रोसेस में नहीं, मतलब इस चीज़ में प्रॉब्लम दे सकता है कि जब ग्राफ्ट डाले जाएंगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनाइजेशन को बताना है और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक्टिव क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें अपनी होस्ट का खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, वो खुद एंटीबॉडी बनाता है। जबकि रेडीमेड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे पैसिव कहेंगे। ये स्लो होता है फर्स्ट टाइम और टेक टाइम टू गिव फुल रिस्पॉन्स, और ये हाथों हाथ काम करता है। ठीक है। मोर ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। दो तरह के इसके एग्जाम्पल करने से पहले नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि इन्फेक्शन से मिलती है, और आर्टिफिशियल जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। पैसिव में क्या होगा? नेचुरल जो होगा वो हो जाएगा आईजीजी, जो कि कहाँ से मिलती है? प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से आ जाती है। आईजीए जो होती है वो कोलोस्ट्रम मिल्क से मिलती है। आर्टिफिशियल तरीके क्या है? एंटी स्नेक वेनम, एंटी टिटनस वेनम, ये जो होते हैं इसमें आते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि कुछ केस ऐसा होता है जिसमें पर्सन, जैसे टिटनस हो गया, स्नेक ने बाइट कर लिया, इन केस में क्या होगा कि बहुत क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और यही वजह है कि अपन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी का इस्तेमाल कर देते हैं, या एंटीटॉक्सिन जो कि बेसिकली एंटीबॉडी ही है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी पे बेस्ड है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं? वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। अब वैक्सीन होता क्या है? या तो किसी इनएक्टिवेटेड पैथोजन का इस्तेमाल करेंगे, या वीकेंड पैथोजन का इस्तेमाल करेंगे, या पैथोजन के किसी एंटीजेनिक प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे। जब वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अपनी बॉडी उसके टूवर्ड्स में एंटीबॉडी बनाती है। किसकी हेल्प से? बी लिम्फोसाइट की हेल्प से, और कुछ मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो जनरेट करती है। ये सब करने में टाइम लगता है, और बॉडी के पास वो टाइम है क्योंकि वैसे भी अपन वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। फिर जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट की वजह से उसको जल्दी से पता कर लिया जाएगा, और लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी बनती है और क्विकली रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है एलर्जी क्या है, एलर्जन क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जरूरत से ज़्यादा इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है उसे एलर्जी कहते हैं। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसे एलर्जन कहते हैं। कॉमन एलर्जन कौन से होते हैं? डस्ट हो गया, माइट्स इन डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, एट्सेट्रा। सिम्टम्स क्या होता है? पर्सन को स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, पानी नाक में से पानी आ सकता है, ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और ये सारे सिम्टम्स जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है कि अपनी बॉडी क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो अगर अपन को एलर्जी का इलाज कराना है तो बेसिकली एक तो एलर्जन से दूर रहना है, दूसरा जो है हिस्टामिन को काउंटर करने के लिए किस ड्रग का इस्तेमाल करना है? एंटी हिस्टामिन। और सेरोटोनिन को काउंटर करने के लिए एड्रेनलिन, स्टेरॉइड आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अपनी बॉडी खुद भी रिलीज करती है। स्टे अवे फ्रॉम एलर्जन, ये भी एक तरीका होता है एलर्जी से प्रोटेक्ट होने का। नेक्स्ट है ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर अदर किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर अपनी बॉडी सेल को आइडेंटिफाई ना कर पाए, सेल्फ और नॉन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो सेल अपनी ही जो बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को या अपनी ही ऑर्गन को या किसी सेल को क्या करता है? टारगेट बना लेता है और उसे डैमेज करने लगता है। इसे कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी, और इस डिजीज को कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इस केस में आता है। नेक्स्ट है लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट या तो ओरिजिनेट होती है, मैच्योर होती है, या प्रोलिफरेट होती है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल बताने, तो इसके एग्जाम्पल टाइप के साथ बताना है। तो एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। प्राइमरी वहाँ होती है जहाँ पर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होती है, मैच्योर होती है और एंटीजन सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन करती है। सेकेंडरी में स्टोर करने का काम किया जाएगा। बोन मैरो और थाइमस इसमें आता है। अब बोन मैरो जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ सारी ब्लड सेल्स बनती है, तो लिम्फोसाइट भी यहीं बनेगी, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट। थाइमस एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ट के नीचे ब्रेस्ट बोन, मतलब हार्ट के पास में ब्रेस्ट बोन के नीचे होगा। थाइमस जो होता है बर्थ के समय काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी साइज छोटी होती जाती है। प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत छोटा सा बचता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होंगे जहाँ पर क्या होती है? लिम्फोसाइट को स्टोर किया जाएगा
और प्रोलिफरेट होगा और एक इफेक्टर सेल बन जाएगी। इसमें स्प्लीन आएगा, लिम्फ नोड आएंगे। अब स्प्लीन क्या होती है? इट इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि यहाँ पर क्या होती है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट को रखा जाता है। ये फिल्टर की तरह भी काम करती है। इसमें से ब्लड जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फिल्टर भी करता है। ब्लड को फिल्टर किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग कर लिए जाते हैं, और साथ में ये रिजर्वोयर की तरह भी काम करती है किसके, आरबीसी की, इसलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है? देर आर सेवरल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम भी आपको लर्न करना है, बोर्ड में आ रखा डायग्राम में, और ये अपने 4th क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन को ट्रैप किया जाता है। एंटीजन को ट्रैप करने के बाद उसके टूवर्ड्स में क्या किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स किया जाता है। नेक्स्ट है माल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, मतलब ऐसे लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसा पर होता है। म्यूकोसा कहाँ कहाँ होती है? रेस्पिरेशन की जो लाइनिंग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग जो होती है, यूरिनोजेनिटल की जो लाइनिंग होती है, और ये टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% पार्ट बनाती है। नेक्स्ट है आपको एड्स को डिस्क्राइब करना है इन पॉइंट में। नेम ऑफ पैथोजन क्या होता है? HIV, जो कि एक रेट्रोवायरस है। टेस्ट कौन सा होता है जिसे कंफर्म किया जाता है? एलिसा। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो फीवर, कफ, डायरिया, ये सब होते हैं। और जो फुल ब्लोन होते हैं, जिसमें टी लिम्फोसाइट के नंबर घटने लगते हैं, पर्सन जो होता है उसको वो सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो जनरली होते नहीं, क्योंकि अपनी बॉडी फाइट करती है, तो इसका मतलब पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट है इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो प्रिवेंट करने का तरीका है सेफ सेक्स है, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, स्टेरिलाइज्ड नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ब्लड की वजह से ना हो, और ड्रग एब्यूज से बचना चाहिए। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ जो रेट्रोवायरस है उसको समझाना है। तो देखो, ये वायरस है, ये पहले आप सेल में जाएगा, और सेल में जाने के बाद क्या करेगा, खुद के आरएनए से क्या करेगा, डीएनए बनाएगा। डीएनए को होस्ट की सेल के साथ क्या करेगा, होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा। फिर होस्ट का जो होस्ट सेल है वो खुद उस वायरस के लिए क्या करेगी, प्रोटीन और कोट बनाएगी, और उससे उसके नंबर बढ़ेंगे। जब ये सेल रप्चर होगी तो ये आसपास के सेल में चले जाएंगे वायरस, और उधर भी इन्फेक्शन फैलाएंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। कैंसर की डेफिनेशन लिखनी है, जो टाइप्स ऑफ ट्यूमर होते हैं उनके बारे में लिखना है, कॉज ऑफ कैंसर के बारे में लिखना है। तो देखो, एक जनरली जो सेल होती है उसमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक सेल अगर दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में तो वो डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी जगह पर ये प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए तो अब नॉर्मली डिवाइड होने लगेगी, और वहाँ पर बहुत सारी सेल बन जाएगी, और फिर वहाँ पे ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्यूमर है वो एक ही जगह पर रहता है और स्प्रेड नहीं होता, कोई मेटास्टेसिस शो नहीं करता, ना ही यह पड़ोस वाली सेल के साथ क्या करता है, compete करता है, उन्हें स्टार्व करेगा। सेकंड जो ट्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है, नियोप्लास्टिक सेल्स होती है जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करती है, अदर एरिया को इन्वेड करती है, मेटास्टेसिस शो करती है, और ये नॉर्मल सेल के साथ compete करेगी और उन्हें न्यूट्रिएंट्स से क्या करेगी, मतलब उन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिलने देगी प्रॉपर। ठीक है। कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है? कैंसर जो होता है वो जिन चीज़ों की भी वजह से होता है उसे कार्सिनोजन कहते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे और गामा रे। अगर आपने पहले मेरा वीडियो देख रखा है तो उसमें मैंने शायद ये थोड़े रिवर्स में लिखवा दिए थे गलती से, तो आप याद रख लेना। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है? एक्सरे और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होती है? यूवी रेज। केमिकल कार्सिनोजन केमिकल्स होते हैं जैसे टोबैको में होते हैं। ऑन्कोजेनिक में वायरस होते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस वो वायरस होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। अंडर सर्टेन कंडीशन अपनी बॉडी में एक जीन होती है जिनको ऑन्कोजीन, सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजोंग कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं, और ये जो होता है वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कैंसर का, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल ड्यू टू विच अ सेल इन कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ, उसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन कहते हैं। इसी के लॉस की वजह से कैंसर होता है। सेल ऑफ मैलिग्नेटेड ट्यूमर जो होती है वो एक ही जगह से क्या होती है, निकल जाती है, फिर ब्लड के थ्रू किसी और जगह चली जाएगी और वहाँ जाकर भी ट्यूमर बना सकती है। इसे क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, और ये कैंसर की सबसे फियरसम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बायोप्सी कर सकते हैं।
बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो टिश्यू होता है उसका एक स्लाइस थिन सेक्शन बनाते हैं, स्टैन करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और फिर प्रेजेंस पता करते हैं कैंसरस सेल की। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। सीटी स्कैन जो होती है जिसे कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी कहते हैं, उसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है 3D इमेज ऑब्टेन करने के लिए। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज फॉर डिटेक्शन। एंटीबॉडी बनाई जाती है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के टूवर्ड्स में, फिर उसे डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं कैंसरस सेल को ख़त्म करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल ड्रग्स का, कैंसरस सेल को किल करने के लिए, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जो होते हैं पूरे शरीर के हेयर जो होते हैं वो झड़ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम, और इसका डायग्राम बनाना है। देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आ रखे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना है कि डायग्राम थोड़ी पूछेंगे ऐसे वाले। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम इट और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बतानी है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये भी बोर्ड में पहले आ रखा है तो याद करना पड़ेगा। इससे जो होता है मॉर्फिन ऑब्टेन होती है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? मॉर्फिन जो होती है एक सेडेटिव और पेन किलर है, और जो इससे ओपियोइड ड्रग्स बना सकते हैं। जैसे मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो हेरोइन बन जाएगी। नेक्स्ट है ओपियोइड ड्रग्स क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल बताना है। इसमें क्या होती है उसका केमिकल नेम बताना है, और ये कैसे बनाते हैं और इसका इंटेक कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो ओपियोइड वो ड्रग्स होती है जो स्पेशल ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। हेरोइन इसका एक एग्जाम्पल है जिससे अपन स्मैक भी कहते हैं। स्मैक और हेरोइन जो होता है एक वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, और ये एक तरह की क्या होती है? ओपियोइड ड्रग होती है। केमिकली नेम क्या होता है इसका? डाई एसिटाइल मॉर्फाइन, क्योंकि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से ही बनती है ये। स्मैक और हेरोइन जो होता है उसे स्नॉट किया जाता है या फिर इंजेक्ट किया जाता है। ये डिप्रेसेंट की तरह काम करती है और अपनी बॉडी को क्या करती है? स्लो डाउन कर देती है। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? किस प्लांट से कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन करते हैं, इसका इंटेक कैसे करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना है और कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर बनाना है। कैनाबिनॉइड्स वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? कैनाबिनॉइड्स के साथ में, जैसे कि मारीजुना, हासिस, चरस, गांजा। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो कैनाबिस सैटाइवा प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और जो होता है इसे इनहेल किया जा सकता है, ओरल इंजेक्शन किया जा सकता है, और ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी पर क्या करते हैं? काफ़ी काम करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इसका मिस यूज कर लेते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये कैनाबिस सैटाइवा की एक लीफ है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच कोकीन इज ऑब्टेन, हाउ इट इज टेकन। तो कोकीन, कोक या क्रैक एक चीज़ है जिसे कोका प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। एक नेटिव अमेरिकन प्लांट है, और इसे कैसे इंटेक किया जाता है? स्नॉट किया जाता है, नाक से खींचा जाता है। It interfere with transport of dopamine neurotransmitter. It stimulates CNS and produce sense of euphoria and increase energy. Excessive dose जो होती है हेलुजिनेशन भी क्रिएट कर सकती है। और धतूरे का डायग्राम ये रहा। राइट द नेम ऑफ प्लांट विच हेलुजिनेशन प्रॉपर्टी। तो धतूरा, एट्रोपा बेलाडुना और कोका प्लांट। वॉट इज ड्रग एब्यूज? ड्रग एब्यूज क्या होता है? किसी ड्रग का मेडिसन के अलावा अदर किसी काम में इस्तेमाल करना, या किसी ड्रग को ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल करना कि अपनी बॉडी की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो, उसे अपन ड्रग कहते हैं। ठीक है, ड्रग एब्यूज कहते हैं। उन ड्रग्स के नाम बताने जो मेंटल इलनेस और डिप्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल लिए जाते हैं, तो ये उनके नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंट वे इन विच तंबाकू कैन कंज्यूम। तंबाकू कैसे कंज्यूम किया जा सकता है? स्मोक किया जा सकता है, चू किया जा सकता है, स्नफ सीधा नाक में लगाया जा सकता है। राइट द नेम ऑफ एल्केलॉइड इन तंबाकू, ड्राइट्स इस फिजिकल इफेक्ट। एल्कोलॉइड कौन सा होता है? निकोटाइन, और वो क्या करता है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है?
तो जनरली स्मोक के हार्मफुल इफेक्ट अपनी बुक में लिखे हुए हैं कि स्मोक से कैंसर ऑफ लंग्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट में भी कैंसर हो सकता है, स्मोक से ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह हो सकती है। स्मोकिंग करते समय पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है जो कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को काफ़ी कम कर देती है। ना केवल वो तब अफेक्ट करेगी, इवन जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से काफ़ी हीमोग्लोबिन खराब भी हो चुके होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। पहले लोग स्मोक करते हैं, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब वैसी फीलिंग चाहने के चक्कर में क्या करते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एडolescence एंड ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो एडolescence का क्या मतलब होता है, ये वो पीरियड या वो प्रोसेस है जिससे एक चाइल्ड जो होता है मैच्योर हो जाता है, उसकी सोच में, उसके बिलीफ में कि भाई वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है जो 12 से 18 साल की उम्र होती है। अब इस उम्र में प्रॉब्लम क्या होती है, बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं। इसकी वजह से वो क्या करता है, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, या तो उसे क्यूरियोसिटी हो वो टेस्ट करने की, वो इस्तेमाल करने की, या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर सकता है, या फिर उसे एडवेंचर चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, या उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पीयर प्रेशर की वजह से उस टेंशन से बचने के लिए कर सकता है। प्रिसेप्शन दैट इट इज़ कूल, मतलब टीवी में, रेडियो पे, अखबार में ये सब देखते हैं या सुनते हैं कि भाई ऐसा करना मतलब कूल हो सकता है, तो फिर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर एकेडमिक में एक्सेल करने के लिए, मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं तो हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, टेंशन होती है तो उस टेंशन से बचने के लिए ये सब करने लग जाते हैं। ऐसे करने के लिए भी ड्रग और अल्कोहल एब्यूज स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय विड्रॉल सिंड्रोम। तो देखो जो ये लॉन्ग टर्म कंजप्शन होता है इन चीज़ों का, ड्रग्स का, अल्कोहल का, एडिक्टेड बना देता है, अपनी बॉडी डिपेंड करने लगती है। अब इसे सडनली अगर अपन छोड़ें तो जो भी चीज़ें अपन को अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं उसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे एंजाइटी होती है, नौसिया होती है, सेकीनेस होती है, स्वेट आने लगता है। ड्रग और अल्कोहल एब्यूज की वजह से क्या कोई डिजीज हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है। जो होता है अल्कोहल से तो होता है लीवर सिरोसिस, और ड्रग और अल्कोहल ड्रग अब्यूज के वजह से, देखो ड्रग अब्यूज करते समय क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, नीडल का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है वो नीडल किसी और ने इस्तेमाल कर रखी हो, नशे में अपन को ध्यान नहीं रहे, तो एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। किस मोड से एड्स ट्रांसफ़र होता है? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, कॉन्टामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से जा सकता है, सेरिंग नीडल से जा सकता है, और मदर से बेबी में जा सकता है। ठीक है, सेरिंग नीडल अपन इलाज कराते समय भी एक पॉइंट आएगा इधर, और दूसरा हो सकता है कि वो जो ड्रग्स लेते समय मदर से इन्फेक्टेड पर्सन में भी 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा मिल्क से जा सकता है और एक प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द डिफरेंट मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज अमंग द एडल्सेंट। तो इनको अपन प्रिवेंट या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो एक तो अपन को अनड्यू पीयर प्रेशर नहीं बनाना है किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा है एजुकेशन और काउंसलिंग करनी है जिससे जो चाइल्ड है उसकी जो एनर्जी है उसको राइट वे में अपन चैनलाइज कर पाएँ। और अगर पेरेंट और पीयर्स जो है, मतलब फ्रेंड लोग होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करने के लिए, उससे ज़्यादा टेंशन ना हो। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर अपन को ऐसे दिखे कि किसी पर्सन में ऐसे साइन है जिससे अपन को लगता है कि वो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ कर रहा है, तो फिर उसे अपन को देखना चाहिए और एप्रोप्रिएट मेजर लेने चाहिए। और मान लो कि उसे ड्रग और अल्कोहल एब्यूज हो चुका है, उसकी लत पड़ चुकी है, तो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं उनका हेल्प लेनी चाहिए। और अगर सब सही रहे तो अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑल द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि एकेडमिक जो होती है उसमें जो होती है परफॉर्मेंस में क्या होती है, प्रॉब्लम आ सकती है। स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो होती है अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस रहने लग सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल हाइजीन का वो ध्यान नहीं रखेगा और हर चीज़ से वो विड्रॉ करने लगेगा, आइसोलेशन अलग रहने लगेगा, डिप्रेशन होगा, फैटिक होगा, एग्रेसिवनेस आएगी, रिबेलियस बिहेवियर हो जाएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेटोरिएट रिलेशनशिप होंगे, हॉबीज़ का उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा, उसकी स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो जाएगी, ईटिंग हैबिट ख़राब हो जाएगी, वेट गेन या लूज हो सकता है, पर्सन जो होता है वो पैसे भी चुराने लग सकता है।
डिजीज की बात करें तो इंट्रावीनस मोड्स से एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां हो सकती है। अल्कोहल की वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो फीमेल अगर ले तो उसमें मेल जैसे करेक्टर आ सकते हैं, एग्रेसिवनेस हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो सकता है, आवाज़ भारी हो सकती है। अगर एनाबॉलिक बॉलिक ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो मेल कंज्यूम करे तो एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, टेस्टिकल्स की साइज घट सकती है, स्पर्म प्रोडक्शन घट सकता है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, फीमेल के जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, प्री मेच्योर बाल्डनेस हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इंलार्जमेंट हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा था अपने चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपने अभी तक जितने भी मैंने इस सीरीज में चैप्टर बनाए वो आप सब ने याद किए होंगे। तो कौन कौन लोग आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक का याद कर रखे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।